नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। ट्रंप की नजर क्या गाजा के बाद अब यूक्रेन पर आकर टिक गई और जो बाइडेन वाला अमेरिका यूक्रेन के जरिए दुश्मन रूस को कमजोर करने के लिए लगातार हथियार और पैसा यूक्रेन को दे रहा था। अब ट्रंप वाला अमेरिका दोस्त रूस के लिए क्या यूक्रेन से दुश्मनी करते हुए उसको बर्बाद करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें एक हिस्सा रूस को सौंप दिया जाएगा और दूसरा अमेरिका खुद हथियार लेगा। तो क्या इस जंग में कमजोर पड़ चुका है यूक्रेन, या कहें कि अमेरिका के चक्कर में रूस से टक्कर कर खुद को खत्म कर चुका है यूक्रेन और अब कभी भी बर्बाद हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे क्या है यूक्रेन में ट्रंप का ऑपरेशन ऑल आउट और उसकी स्थिति क्या है, जहां जंग में आगे रूस और पीछे अमेरिका है और दोनों में से किसी एक का साथ यानी जेलेंस्की के हाथ से सत्ता का जाना। सवाल यह भी कि क्या यूक्रेन में जेलेंस्की की टीम का ऑल आउट होना ही यूक्रेन के बचने का अंतिम विकल्प है? अगर हां, तो फिर जेलेंस्की के अलावा और कौन कौन से विकल्प हैं जो यूक्रेन की कमान संभाल सकते हैं और उनको लेकर अमेरिका और रूस को क्या कोई आपत्ति है या नहीं है? आज हम आपको बताएंगे ट्रंप का ऑपरेशन ऑल आउट क्या ये जंग को खत्म करेगा या जंग को नए सिरे से भड़का देगा। शुरुआत करते हैं ट्रंप का जेलेंस्की को उस अल्टीमेटम के साथ जिसके बाद जेलेंस्की के आगे रूस और पीछे अमेरिका है। दरअसल ट्रंप ने जेलेंस्की को तानाशाह कहकर फटकार लगाई और साफ शब्दों में धमकी दी, शांति प्रस्ताव पर आगे बढ़े नहीं तो उनको खत्म कर दिया जाएगा, उनके पास कोई देश नहीं बचेगा, कोई विकल्प नहीं बचेगा। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि जिस हिस्से पर अब रूस का कब्जा है वो यूक्रेन हासिल नहीं कर पाएगा। यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनाया जाएगा। रूस ने यूक्रेन के लगभग 20% क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन में जेलेंस्की की अप्रूवल रेटिंग तेजी से कम हुई है। उन्हें अब पद पर रहने का कोई हक नहीं है, ये ट्रंप ने कहा है। और ये क्यों कहा है, इसको समझे उससे पहले जरा समझिए कि ट्रंप अगर सफल हो गए जो वो चाह रहे हैं तो यूक्रेन में क्या होगा, जरा इसको एक नजर में समझने की कोशिश करते हैं। अगर ट्रंप सफल हुए जो वो धमका रहे हैं जेलेंस्की को, तो यूक्रेन में स्थिति क्या होगी? पहली स्थिति चुनाव की। क्या वाकई में जेलेंस्की को हटा दिया जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि उनको लेकर जो वहां पसंद है वो तेजी से कम हो रही है, और क्या वहां एक चुनाव की स्थिति पैदा की जा सकती है? अगर पैदा की जा सकती है तो क्या उससे गृह युद्ध के खतरे बढ़ेंगे, क्योंकि जेलेंस्की साफ तौर पर इनकार कर चुके हैं। ऐसे में क्या एक गुट वो होगा जो अमेरिका और रूस की मदद से वहां इलेक्शन फाइट करेगा, और दूसरा वो जो वर्तमान सत्ता में होगा और सत्ता को छोड़ना नहीं चाहेगा? वहां अराजकता की स्थिति भी पैदा होगी, क्योंकि इस स्थिति में ना जेलेंस्की के पास वहां का कंट्रोल होगा, ना वहां की सेना के पास कंट्रोल होगा, और वहां जो हथियार प्रचुर मात्रा में मौजूद है वो वहां अराजकता की स्थिति को पैदा करेंगे। और इसका अंत क्या होगा? यूक्रेन के टुकड़े हो सकते हैं। यूक्रेन के टुकड़े कैसे होंगे? जैसे जिस हिस्से पर रूस का कब्जा वो रूस का हिस्सा हो जाएगा और यूक्रेन अपने आप दो हिस्सों में टूट जाएगा। कमजोर होने के बाद हो सकता है कि जहां प्रचुर मात्रा में मेजर मिनरल माइंस हैं वहां अमेरिका अपना कंट्रोल कर ले। दरअसल ट्रंप जल्दबाजी में चुनाव करवाकर यूक्रेन की एकता को तोड़ सकते हैं, संभावना बन सकती है। सुरक्षा गारंटी ना मिलने से यूक्रेन में आंतरिक अस्थिरता हो सकती है, इससे यूक्रेन में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। इसके अलावा हथियारों की भरमार से कानून व्यवस्था चरमरा सकती है और यह स्थिति यूक्रेन में जल्द बन सकती है। अब सवाल है कि अगर ऐसा हुआ तो जेलेंस्की के पास ऑप्शन क्या क्या होंगे? हम बात यूक्रेन की नहीं कर रहे, हम बात जेलेंस्की की कर रहे हैं। दरअसल ट्रंप यूक्रेन को लेकर जिस फॉर्मूले पर समझौता करना चाहते हैं उसे मान ले। ट्रंप का कहना है कि 2014 के बाद जो यूक्रेन था उसे ही वापस मिलेगा।
यूक्रेन का कहना है कि रूस ने 2014 में जो क्रीमिया पर कब्जा किया था उसे दे दे तभी बात आगे बनेगी। सबसे बड़ा पेच दरअसल यहीं पर फंसा हुआ है। रूस इसके लिए कभी तैयार नहीं। रूस का कहना है कि जेलेंस्की नाटो की सदस्यता को लेकर कोई प्रस्ताव ना रखे। ट्रंप भी इसे ठंडे बस्ते में रखना चाहते हैं, लेकिन जेलेंस्की ऐसा नहीं चाहते। जेलेंस्की का कहना है कि इस प्रस्ताव को फिलहाल के लिए भले ही टाल दिया जाए, लेकिन हमेशा के लिए खारिज ना किया जाए। ऐसा करने पर रूस और ज्यादा यूक्रेन पर हावी हो जाएगा। आप जानते हैं, जंग जो चल रही है 3 सालों से, उसमें एक बड़ा मुद्दा यही है कि रूस बिल्कुल नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो देशों का हिस्सा बने। बहरहाल जेलेंस्की के लिए इन दोनों प्रस्तावों को मानना आसान नहीं है। उनके देश में ही विरोध हो जाएगा। विपक्षी सांसदों ने खुलकर सैन्य और जमीन के साथ समझौता ना करने की बात कही है। जेलेंस्की के पास एक ऑप्शन चुनाव कराने का जरूर है, लेकिन रूस और अमेरिका लगातार जेलेंस्की की सत्ता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की को सिर्फ 4% लोग ही चाहते हैं। हालांकि चुनाव कराना जेलेंस्की के लिए आसान नहीं होगा। बाहरी हस्तक्षेप और आंतरिक स्थिति उनके पक्ष में ज्यादा नहीं है। अमेरिका के बदले रुख से जेलेंस्की पहले से ही बैकफुट पर चले गए। ऐसे में फिलहाल चुनाव कराना उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और इसलिए इस स्थिति में वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। लेकिन एक बार के लिए सोच लेते हैं कि चुनाव अगर कराए जाते हैं तो कौन कौन से चेहरे उनको रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा ये भी कि जेलेंस्की को अगर वहां हटाया जाता है और उनकी जगह अगर किसी को राष्ट्रपति बनाया जाता है तो वो कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं। क्योंकि आपको ध्यान होगा, जेलेंस्की से पहले जो यूक्रेन के राष्ट्रपति थे उनकी रूस के साथ अच्छी ट्यूनिंग थी और उस दौरान रूस और यूक्रेन लगभग एक तरीके से काम करते थे, या कहिए रूस बिग ब्रदर की भूमिका में होता था। लेकिन जब से जेलेंस्की ने सत्ता को संभाला, अमेरिका में बाइडेन की सरकार आई, नाटो के समर्थन की बात हुई, उसके बाद से रूस और यूक्रेन के बीच जंग बढ़ती चली गई। तो जरा देखिए जेलेंस्की को कौन कौन से चेहरे हैं जो वहां पर रिप्लेस कर सकते हैं, जो दावेदार हो सकते हैं और जिनके आने से स्थिति इस जंग में कंट्रोल हो सकती है या जंग खत्म हो सकती है। दावेदार नंबर 1 देखिए जरा कौन है। जो दावेदार नंबर 1 है उनका नाम है पेट्रो पोरोशेंको। ये पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं 2014 से 2019 के बीच में। दरअसल यही यूक्रेन की कमान को संभाल रहे थे और ये चेहरा वहां जाना पहचाना है। पोरोशेंको को सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। वो बाकायदा राष्ट्रपति रह चुके हैं। हालांकि एक अलग दौर था जब वो राष्ट्रपति थे, उस समय अमेरिका में ट्रंप ही राष्ट्रपति थे। एक बार फिर से ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति है, तो क्या इनके पास जिम्मेदारी आ सकती है? ये एक अलग बात है कि उन पर उस दौर में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लेकिन फिलहाल मायने भ्रष्टाचार के आरोप यूक्रेन में नहीं रखते, बल्कि ये रखते हैं कि अमेरिका के साथ ट्यूनिंग कैसे बेहतर हो, जंग कैसे खत्म हो, यूक्रेन का अस्तित्व कैसे बचे। दूसरा चेहरा जरा देखिए, दूसरा चेहरा कौन सा हो सकता है? जो दूसरे दावेदार हैं वो है दिमित्रो कुलेबा। विदेश मंत्री वर्तमान सरकार के अंदर, यानी कि जेलेंस्की की सरकार के अंदर ही ये विदेश मंत्री और ये दावेदार हो सकते हैं। ये नाम लगातार वहां चर्चाओं में है। जेलेंस्की का उत्तराधिकारी इनको माना जाता है और जितने भी सर्वे वहां अगले राष्ट्रपति को लेकर हुए हैं उनमें कुलेबा प्रमुखता से आगे रहे। वो जेलेंस्की की सरकार में विदेश मंत्री रहे और उनका 2023 में आपको ध्यान होगा पाकिस्तान का एक दौरा था और वो बेहद चर्चा में रहा था। पाकिस्तान के बीच हथियारों को लेकर डील की सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी और उस दौरान दिमित्रो कुलेबा का नाम सबसे ज्यादा फोकस पर था। लेकिन क्या अमेरिका इसके लिए तैयार होगा? क्या रूस इसके लिए तैयार होगा? ये इलेक्शन के बाद जब ये चेहरा सामने अगर आया तो इस पर बात होगी। लेकिन तीसरा दावेदार कौन है जरा देखिए। तीसरा दावेदार है विताली किम। ये पूर्व गवर्नर रहे हैं, बड़े कारोबारी भी हैं। यहां से एक अलग ट्यूनिंग हो सकती है। अलग ट्यूनिंग इसलिए क्योंकि जो विताली किम है वो यूक्रेन के 2020 से माइकोलेव के गवर्नर रह चुके हैं और वो बड़े कारोबारी भी हैं। 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो किम ने
माइक्लाइव की रक्षा में काफी अहम भूमिका निभाई थी और उनके नेतृत्व में रूसी सेना के कई हमले असफल किए गए थे। लेकिन ट्रंप अपने आप में एक बड़े कारोबारी हैं, वो पॉलिटिशियन है। विताली किम, वो भी एक पॉलिटिशियन है और एक बड़े कारोबारी है। तो क्या ट्यूनिंग बन सकती है? क्या जंग को खत्म करने के लिए जेलेंस्की की जगह विताली किम हो सकते हैं? बहरहाल ये तो सच है कि जिस स्थिति में यूक्रेन को लाकर ट्रंप ने छोड़ दिया है, वो स्थिति एक चक्रव्यूह के जैसी है जिसमें ट्रंप ने जेलेंस्की को फंसा दिया है। इस चक्रव्यूह से क्या वाकई में वो निकल पाएंगे? क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से यूक्रेन पर हमलावर है, उसे यूक्रेन में हथियारों का संकट छा गया है। कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक अगर ट्रंप अपना रुख यूक्रेन को लेकर नहीं बदलते हैं तो यूक्रेनी सैनिकों को हथियार संकट का सामना करना पड़ सकता है। यूक्रेन को लड़ने के लिए अमेरिका से रियायत पर मोर्टार मिलते हैं, बारूद मिलते हैं, आर्टिलरी गन मिलती है, आधुनिक हथियार मिलते रहे हैं। इन हथियारों की वजह से ही रूस के खिलाफ यूक्रेन मोर्चाबंदी करता रहा। अमेरिका अगर हाथ पीछे खींच लेता है तो यूक्रेन का संकट बढ़ सकता है। रूस की सेना जहां एक तरफ युद्ध में घिरी हुई है, वहीं उस पर दुनिया के बड़े से बड़े देशों ने प्रतिबंध लगा रखे और प्रतिबंधों की वजह से रूस को बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। अमेरिका से रिश्ते सामान्य होने के बाद प्रतिबंध हटने की बात कही जा रही है। ऐसे में आने वाले वक्त में रूस युद्ध को लेकर और ज्यादा एग्रेसिव होगा तो यूक्रेन के लिए यह खतरनाक है। शायद अमेरिका यही चाहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं यूक्रेन के वो 6 शहर कौन से हैं जिन पर रूस का कब्जा है। क्योंकि बात यह की जा रही है कि अगर जो कोई डील होगी तो उस डील में जिन शहरों पर रूस कब्जा कर चुका है वो शहर वापस नहीं मिलेंगे और इस पर यूक्रेन कभी नहीं मानेगा। लेकिन देखिए वो 6 शहर कौन कौन से हैं जिन पर फिलहाल रूस का कब्जा है। इनमें जो पहला शहर वो सेवेरोडोनेस्क है, दूसरा लुहांस्क है, तीसरा डोनेस्क है, उसके बाद ज़पोरिजिया है, मेलिटोपोल है और मारियुपोल है। ये दरअसल वो 6 शहर हैं जिन पर सीधे तौर पर रूस का कब्जा है और यह कहिए कि वहां फिलहाल रूसी सेना और रूस कंट्रोल कर रही है। लेकिन सवाल इन सब के बीच में एक अलग है। जो अमेरिका अभी तक यूक्रेन के पीछे खड़ा हुआ था, जो अमेरिका अरबों डॉलर की सहायता कर रहा था, जो अमेरिका नाटो देशों को एक्टिव कर रहा था, जो अमेरिका रूस के खिलाफ एक तरीके से प्रॉक्सी जंग का ऐलान कर चुका था, वो अचानक से यूक्रेन के खिलाफ क्यों हुआ? क्या सिर्फ इसलिए कि बाइडेन के जाने और ट्रंप के आने के बीच में क्या अमेरिका की पूरी विदेश नीति रूस को लेकर बदल गई, यूक्रेन को लेकर बदल गई, या फिर अमेरिका ने रूस को यूक्रेन को इस तरीके से फंसा दिया कि अब वो यूक्रेन का दोहन करना चाहे तो इसके अलावा कोई विकल्प यूक्रेन के पास ना बचे, क्योंकि दूसरी तरफ रूस उसको पूरे तरीके से अधिकृत कर सकता है। तो जरा समझिए यूक्रेन की खनिज में अमेरिका की दिलचस्पी क्यों और क्या उसी वजह से ये जंग छिड़ी हुई है। दरअसल रूस यूक्रेन संघर्ष के शुरू होने के लगभग 3 साल के बाद अमेरिका ने यूक्रेन को लगभग 67 अरब डॉलर मूल्य के हथियार और उपकरण अभी तक प्रदान किए हैं। यूक्रेन बजट के लिए 31.5 अरब डॉलर की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता भी प्रदान की। अब इसको कुल मिला लीजिए, जब आप इसको कुल मिलाएंगे तो लगभग ये 100 अरब डॉलर के आसपास रहेगा, 100 अरब डॉलर से ज्यादा नहीं। लेकिन अब अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका यूक्रेन से खनिज संसाधनों के माध्यम से 500 अरब डॉलर चुकाने का आदेश दे रहा है, यानी कि 5 गुना ज्यादा। 19 फरवरी को आपको ध्यान होगा जेलेंस्की ने कहा था कि वो अपने देश को नहीं बेचेंगे। अमेरिकी और यूक्रेनी मीडिया की पिछली रिपोर्ट्स के अनुसार म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने वाले अमेरिकी प्रतिनिधियों ने जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान उन्हें एक दस्तावेज प्रस्तुत किया था।
जेलेंस्की को उस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया। इस दस्तावेज के अनुसार अमेरिका को यूक्रेन के खनिज संसाधनों के 50% हिस्से पर स्वामित्व रखने के लिए अधिकृत करना था, जिसे जेलेंस्की ने अस्वीकार कर दिया। और ट्रंप इसी के लिए दबाव बना रहे हैं, या कहिए कि जो भी कुछ चल रहा है वो शायद ट्रंप की इसी नीति का हिस्सा है। मसलन ट्रंप एक तरफ पुतिन से दोस्ती चाहते हैं और उस दोस्ती के साथ यूक्रेन के उन हिस्सों को रूस के साथ ही रखना चाहते हैं जिन पर रूस ने कंट्रोल कर दिया है। दूसरी तरफ यूक्रेन के उस हिस्से पर अमेरिका अपना कंट्रोल चाहता है जहां से 500 अरब डॉलर का मेजर माइन मिनरल्स उसको मिल सके। यूक्रेन के पास ऑप्शन नहीं। और क्या इसी वजह से ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है? जो जेलेंस्की अमेरिका के बारे में दोस्ती के कसीदे पढ़ा करते थे, वो जेलेंस्की अब जमकर ट्रंप को कोस रहे हैं। जब ट्रंप को लगने लगा कि जेलेंस्की उनकी बात नहीं मान रहे, तो उन्होंने जेलेंस्की को एक मामूली कॉमेडियन और बिना चुनाव वाला एक तानाशाह बताया। दूसरी तरफ रूस के प्रति नरमी बरतनी शुरू कर दी। साथ ही पुतिन के साथ ट्रंप की बातचीत ने यूक्रेन को हैरानी में डाल दिया। इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए जेलेंस्की ने सऊदी अरब की बैठक से किनारा कर दिया। हालांकि कहा तो यह जा रहा कि सऊदी अरब की बैठक में जेलेंस्की को बुलाया ही नहीं गया था, लेकिन यूक्रेनी मीडिया कह रहा है कि उन्होंने ही अपनी तरफ से किनारा कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि वहां रूस और अमेरिका उनमें से कोई भी उनकी सुनने वाला नहीं है। लेकिन क्या यूक्रेन अपने यूक्रेनी रिफ्यूजियों की सुन रहा है? अब जरा सोचिए, इस जंग के अंदर कितने सैनिक मारे गए, कितने परिवार बर्बाद हो गए, कितने शहर खंडर हो गए। ये सारा आंकड़ा एक तरफ है, लेकिन कितने यूक्रेनी रिफ्यूजी बन गए, किस किस देश में चले गए, ये आंकड़ा जरा एक बार आप देखिए। आपको इससे यूक्रेन की असली हकीकत का अंदाजा लगेगा। यूरोपीय देशों में शरण लेने वाले कुल लोगों की जो संख्या है वो 37,652, लेकिन कुल रिफ्यूजी कितने हैं? वो है 3,67,893। कहां कहां कैसे कैसे बसे हुए हैं जाकर जरा देखिए। पोलैंड के अंदर 1,56,300 रिफ्यूजी हैं जो यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। स्लोवाकिया के अंदर 17,648 हैं। हंगरी के अंदर 71,165 यूक्रेन के बाशिंदे जो जाकर बस चुके हैं, या कहें कि शरणार्थी के तौर पर हैं, रिफ्यूजी के तौर पर हैं। इसके अलावा रोमानिया के अंदर 43,144, मोल्डोवा के अंदर 41,525। इसके अलावा जरा देखिए बेलारूस के अंदर 263 और लातविया के अंदर 163। ये दरअसल वो यूक्रेनी जो अपने देश को छोड़कर जा चुके हैं इस जंग की वजह से। वापस कभी लौटना चाहेंगे या नहीं, कोई नहीं जानता, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि यूक्रेन में जंग कब खत्म होगी। उनको नहीं पता कि जंग अगर खत्म हुई तो यूक्रेन का परिणाम क्या रहेगा। उनको यह भी नहीं पता कि जंग अगर खत्म हुई तो उनके घर, उनके शहर का हाल क्या रहेगा। तो चलिए जरा यह भी समझ लीजिए यूक्रेन के पास विकल्प अब क्या क्या बचे हुए हैं, क्योंकि विकल्प जो ट्रंप की तरफ से दिए गए हैं उनको शायद जेलेंस्की स्वीकार ना करे। जो विकल्प रूस की तरफ से दिए गए हैं वो भी जेलेंस्की स्वीकार ना करे, तो विकल्प क्या बचे हैं जरा एक नजर इस पर भी डाल लेते, क्योंकि 3 साल से जंग लड़ते लड़ते यूक्रेन की माली हालत डगमगा चुकी है। सेना में जवानों की कमी, कई तरह की राजनीतिक समस्याओं से जूझ रहा है यूक्रेन। रूस के खिलाफ जंग में अमेरिकी हथियार, आर्थिक मदद और स्टारलिंक जैसी संचार सेवाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और ये तीनों की तीनों अमेरिका से जुड़ी हैं, क्योंकि अमेरिकी हथियार ही यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका से ही आर्थिक मदद मिल रही है, और एलन मस्क की स्टारलिंक की संचार सुविधाएं यूक्रेन का बेस बन चुकी है। ऐसे में अमेरिका मदद ना मिलने से यूक्रेन की स्थिति बेहद कमजोर हो जाएगी। आखिर में मजबूर होकर यूक्रेन को समझौता करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए कौन कौन सी कीमत यूक्रेन चुकाएगा ये अभी बता पाना मुश्किल, क्योंकि इस समझौते के अंदर मानकर चलिए जेलेंस्की ऑल आउट हो जाएंगे,
यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा यूक्रेन से ऑल आउट हो जाएगा। यूक्रेन की आर्थिक संपदा जो उसके भूगर्भ में छिपी हुई है वो अमेरिका के हाथ लगेगी, वो भी ऑल आउट हो जाएगी। और कहिए कि जंग के बाद की टेबल पर यूक्रेन जेलेंस्की ऑल आउट होंगे। और क्या यही ट्रंप का ऑपरेशन ऑल आउट, जिसमें वो पूरे तरीके से आर्थिक सैन्य तौर पर यूक्रेन को कमजोर करना चाहते हैं, ताकि यूक्रेन खुद आकर कहे कि हम समझौते के लिए तैयार हैं। सवाल इन सब के बीच में यह भी है कि क्या चाइना यूक्रेन के साथ आकर खड़ा होगा? इस सवाल का जवाब दरअसल उस विजिट पर टिका हुआ है। आपको ध्यान होगा कि जहां पुतिन ने बाकायदा चाइना का दौरा किया था और चाइना को दोस्त बताया था। आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि यूक्रेन ट्रैप हुआ है और ट्रैप होने के बाद शायद जल्द युद्ध विराम के जरिए अपने अस्तित्व को अपने ही देश के अंदर खोजता हुआ नजर आएगा। लेकिन अमेरिका और ट्रंप एक व्यापारिक दृष्टिकोण से अब यूक्रेन को बचाने पर नहीं, बल्कि यूक्रेन की संपदा को कैसे दोहन किया जाए इस पर नजर गड़ाए हुए हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।